एवरीवन, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर मास्टर केडर की सीरीज़, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर केडर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के बीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी एंड जोलॉजी सबकी सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो यू कैन चेक द चैनल द प्लेलिस्ट ऑन द चैनल फॉर वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द मास्टर केडर केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऑफ 3704 एग्जाम। 3704 पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस आई विल बी डिस्कसिंग। तो एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो कि आई एम द फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टी हियर, सो आई विल बी डिस्कसिंग द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट ओनली। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला पार्ट के लिए आप चैनल के अदर वीडियोस चेक कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ये वाला पेपर था 3704 वाला, तो इसमें ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री सेक्शन में। तो उसमें से जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए आप लिंक नीचे चेक कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके साथ में आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेक 453.6 किलो कैलोरी ऑफ हीट, हाउ मच यूजफुल वर्क इज डन। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है, एक इंजन ऑपरेट कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो इसका टेम्परेचर सोर्स का है वो हमने लेना है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 प्लस 273 373 केल्विन। और जो टेम्परेचर इसका सिंक का है वो हमें कितना लेना है, दैट इज 0 प्लस 273 मतलब 273 केल्विन। ठीक है, ये लिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि हाउ मच यूजफुल वर्क इन द डन। इससे इतना किलो कैलोरी हीट लिया है, जो क्यू का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 453.6 किलो कैलोरी। तो वी हैव टू सॉल्व फॉर कि कितना जो इसमें यूजफुल वर्क डन हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द यूजफुल वर्क डन। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है ईटा इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल्स टू टी सोर्स माइनस टी सिंक डिवाइड बाई टी सोर्स। तो इस फॉर्मूला से हम इजीली डब्ल्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। W हमें निकालना है, दिस इज 453.6, टी सोर्स कितना है 373 माइनस 273 डिवाइड बाई 373, सो दैट विल बी W इक्वल्स टू 100 और 373 इंटू 453.6। लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा बिकॉज ये जो है इसका तो कोई यूनिट नहीं है, टेम्परेचर डिवाइड बाई टेम्परेचर, इट हैज़ नो यूनिट। इसका जो यूनिट है वो किलो कैलोरी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप आंसर में चेक करोगे तो आपको क्या करना है, किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल। तो सिमिलरली 1 किलो कैलोरी, दोनों साइड अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जूल किलो जूल बन जाएगा और कैलोरी किलो कैलोरी बन जाएगा। सो किलो कैलोरीज में भी रिजल्ट सेम ही रहता है। ओके, सो अगर हमें इसमें क्या करना है, अब W निकालना है तो हमें इसको 4.184 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ फाइनल आंसर एज 508.8। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको 508.8 किलो जूल आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर है डी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक इमेजिनरी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक इमेजिनरी प्रोसेस है। तो ये तो फॉल्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रू है, क्योंकि रिवर्सिबल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वी नो कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस का जो होता है कि उसको इनफाइनाइटली स्मॉल कंडीशन पे कैलकुलेट, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज ट्रू कि इमेजिनरी होता है। उसके बाद अगर अगला देखें, इज एक्सट्रीमली स्लो। हाँ ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी मेजरेबल स्पीड होती है, और वर्क डन जो रिवर्सिबल प्रोसेस का वो ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इज द करेक्ट, बिकॉज इसमें तीनों स्टेटमेंट्स गिवन है जो सही है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, दैट इज डी, नन ऑफ दीज, बिकॉज एक्चुअली में जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी थी तो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। सो डी इज द आंसर, दैट नन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इफ 0.1 mole solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on 2 sides of a semi-permeable membrane of equal height, then it will be to equal height, then it will be मतलब बोला हुआ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके इधर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसके इधर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, इधर हमने रखा हुआ है 0.1 मोलर ग्लूकोज और उस साइड पे हमने रखा है 0.1 मोलर यूरिया।
हुआ है कि क्या किस में फ्लो करेगा। ऑप्शन है ग्लूकोज यूरिया की तरफ जाएगा, यूरिया ग्लूकोज की तरफ जाएगा, या नो नेट मूवमेंट होगा। तो ये हमारे पास केस हो गया किसका, ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट, हमारे पास मूवमेंट रहता है फ्रॉम सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पे, है ना। दिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन। जिधर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, कम है, एक साइड से दूसरी साइड फ्लो होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, इधर भी कंसनट्रेशन 0.1 है, इधर भी कंसनट्रेशन 0.1 है, सो देयर इज नो नेट मूवमेंट। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, नो नेट मूवमेंट यहाँ पे इस केस में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। अगर इसमें से फिर कोई इलेक्ट्रोलिटिक हो जाता, जैसे मान लो NaCl होता है एक साइड पे CuCl2 होता, तो फिर हम आयोटा का फैक्टर भी कंसीडर करते। बट बिकॉज इस केस में जो हमारे पास ग्लूकोज और यूरिया है, दोनों के दोनों नॉन आयनिक है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, सो इसलिए हमें वो फैक्टर कंसीडर करने की जरूरत है। सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन दोनों साइड पे सेम है, सो देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ आयन फ्रॉम मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. Okay. Okay, so the next question that is given is a 0.5 molar aqueous solution of KCl freezes at this। मतलब क्या दिया हुआ है, 0.5% aqueous solution दिया हुआ है किसका, KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का, जो फ्रीज करता है 0.2, मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0.24 दिया हुआ, और एक्वेस है तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा TF विल बी 0.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है हमें KF दिया हुआ है और हमें आयोटा निकालना है। KF किसके इक्वल दिया हुआ है, KF इज गिवन एज 1.86। ठीक है, यूनिट्स आर केल्विन, मोल इनवर्स, किलोग्राम इनटू किलोग्राम। सो यूनिट्स तो सही दिए हुए हैं जो हमें चाहिए होते हैं। आयोटा हमें निकालना है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 0.5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है। 0.5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि 0.5 ग्राम ऑफ KCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यही होता है 0.5% का मतलब अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, उसमें से KCl का कितना है 0.5, तो वाटर का कितना हो गया सॉल्वेंट का, दैट इज 100 माइनस 0.5, दैट इज 95.5 ग्राम, दैट इज 95.5 ग्राम। तो हमें क्या करना है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला विल बी डेल्टा TF इक्वल्स टू आयोटा KFM। तो डेल्टा TF का वैल्यू है 0.24, आयोटा तो हमें निकालना है, KF का वैल्यू है 1.86, मोलारिटी है गिवन मास इज 0.5, मोलर मास, KCl का मोलर मास कितना होगा, Ka का खुद का मास कितना होता है 39 और 35.5 Cl का, सो दैट विल बी 0.54, 74.5 है इसका मास, दैट इज 74.5, और मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 95.5। ये हमें किलोग्राम में लेना होता है तो उसके लिए 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आयोटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.24 इंटू 74.4 इंटू 95.5 डिवाइड बाय 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000। अब आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये देखो, ये तो सीधा इससे कट जाएगा, कितने पे जाएगा, इट विल बी 119.1। ऐसे करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड सॉल्व फॉर द फाइनल आंसर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आयोटा इज 1.92, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या चीज़ करेक्ट है। कैटलिस्ट के बारे में दिया हुआ है, कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड कांस्टेंट, रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड। एक तो दिया हुआ है कि वो डिक्रीज करता है फॉरवर्ड का रेट, एक दिया हुआ है कि वो इंक्रीज करता है फॉरवर्ड का रेट, एक दिया हुआ है कि वो इंक्रीज करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो यही पूछा, करेक्ट आंसर पूछा हुआ है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है या रिवर्सिबल होता है तो उसका कैटलिस्ट रेट जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद है हमारे पास 22। ये तो मास्टर केडर का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। बोला हुआ है कि जो रेट लो है वो किसके इक्वल है, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर n और b की पावर m, और ये बोला हुआ
हुआ है कि डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो नया रेट जो आएगा वो कैसे आएगा, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। तो रेशियो निकालने के लिए ऑब्वियसली दोनों को डिवाइड कर देंगे, a की पावर n b की पावर m। तो देखो यहाँ से क्या कट होगा, k से k कट गया। ऊपर वाले को आप इस तरह से लिख सकते हो अलग अलग करके, a की पावर n b की पावर m और 2 की पावर m और साथ में a की पावर n b की पावर m। सो ये कट हो जाएगा इससे। सो द फाइनल आंसर विल बी 2n minus m. Rate will be equal to 2n minus m. So that is the final answer which is given in option number B. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कोलॉइड्स का। कोलॉइड्स से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से, मोस्टली प्रोटेक्टिव कोलॉइड वाले टॉपिक का क्वेश्चन आता है। सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। ऑप्शंस आर AU, AS2S3, FeOH thrice एंड जेलेटिन। तो इनमें से कौन सा वाला है जो क्या है, एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की तरह एक्ट करता है। तो यू शुड नो कि जेलेटिन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो जेलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जेलेटिन के बारे में याद रखना है कि इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। ओके, नेक्स्ट इज द रेट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज रेट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीजेस। फिजियोसॉर्प्शन का रेट कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर। तो देखो फिजियोसॉर्प्शन के फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। फिजियोसॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, और फिजियोसॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से तो बढ़ेगा ही और टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स लीव द सर्फेस। तो फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। ऑप्शन में है डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो ये ऑप्शन सही हो गया क्योंकि फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्रीज इन टेम्परेचर विच इज इनकरेक्ट। सी दिया हुआ है डिक्रीज इन प्रेशर विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या आ गया ए, क्योंकि फिजियोसॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। डन। उसके बाद 25th है हमारे पास, गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ। गोल्ड नंबर किसका मेजर है, तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऑफ अ लियोफिलिक कोलॉइड और लियोफोबिक कोलॉइड। देखो लियोफोबिक कोलॉइड जो होते हैं उनकी कोएगुलेशन हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लियोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए लियोफिलिक कोलॉइड्स कुछ एक्ट करते हैं, उनका एक प्रोटेक्टिव एक्शन होता है और उसको नाम दिया, उस कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन है उसको मेजर करने के लिए हम गोल्ड नंबर निकालते हैं। तो गोल्ड नंबर इज द एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन बाय अ लियोफिलिक कोलॉइड और अ लियोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, फोबिक को फिलिक बचाने के लिए जो एक्शन लेता है उसका अगर हमें एक मेजर निकालना हो कि कितना प्रोटेक्टिव पावर है उसका, सो दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग लियोफिलिक। तो आपको ये ध्यान रखना है लियोफिलिक का एक्शन और लियोफोबिक, बिकॉज ये क्वेश्चन पे ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा वाला लियोफोबिक और लियोफिलिक, तो दैट विल बी रॉन्ग अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसलिए देखना है कि लियोफिलिक का लियोफोबिक पे है। अगले वाला क्वेश्चन है इन अ डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेनियल सेल जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड बाय एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज दिस। ये वाला तो आपको देखना पड़ेगा। एक तो दिया हुआ है ZnSO4 डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। अब हमें ना रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, वैसे तो ये आपको याद भी होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.763 और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा, मतलब वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। सो दिस विल एक्ट एज कैथोड एंड दिस विल एक्ट एज एनोड। तो हमें क्या करना है, हमें ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल विल बी ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सो ई नोट सेल विल बी ई नोट कैथोड मतलब 0.34 माइनस -0.763, सो दैट विल बी पॉइंट कितना आ जाएगा 1.103। यस दैट इज प्लस का 1.103 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में टास्क क्या था कि आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट इज 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। किसी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो आपको पता है कि सेम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लो ये p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, तो
दो इलेक्ट्रॉन जो इस पे प्रेजेंट है उनका n3 होगा, p जो है वो 1 होगा, तो इससे मतलब सॉरी p नहीं, L जो है वो 1 होगा, तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज एजियोमेथल क्वांटम नंबर, और m का वैल्यू भी जो है वो सेम ही होगा। तो इसका मतलब इन तीन क्वांटम नंबर से तो हम दोनों के इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट इसमें से एक के लिए इसका वैल्यू +1/2 होगा और दूसरे के लिए इसका वैल्यू -1/2 होगा। सो दो इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, विद मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए जो कैसे होती है, सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो नीचे जाते हैं तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। तो आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सा रेडिएशन है जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो वेवलेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब इसका एनर्जी जो है वो मिनिमम है और इसका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेडियो वेव बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट इज इन अ सॉलिड लेटिस द केटाइन, ये सब मेमोरी बेस्ड ही है आगे वाले क्वेश्चंस। In a solid lattice, the cation has left a lattice site and located in an interstitial position। तो वो कौन सा वाला डिफेक्ट है, जब भी कोई केटाइन अपनी लेटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाता है, इसमें क्या होता है हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इन शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ केटाइन्स एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइट। इन फ्रैंकल डिफेक्ट केटाइन विल मिस फ्रॉम इट्स लेटिस साइट एंड ऑक्यूपाई द इंटर, मतलब वो अपनी लेटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाता है। कौन से, उस डिफेक्ट का नाम क्या होता है, दैट डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। देन उसके बाद हाँ, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। सो दैट इज 3/2 इंटू के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये है, और इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन। और टेम्परेचर जो आपको लेना है जूल पर केल्विन पर, दिस इज जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, ये जो है। अगर आप जैसे इफ यू आर टेकिंग दिस वैल्यू, अब हमारे पास उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वो 300 आ जाएगा। आई वांट टू क्लैरिफाई योर वन कंफ्यूजन। आर जो होता है उसका क्या होता है यूनिट, जूल पर केल्विन पर मोल। अब आप कहीं आपने पढ़ा होगा 3/2 RT फॉर्मूला, लेकिन अगर 3/2 RT फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे सो दैट विल बी जूल पर केल्विन पर मोल, और फिर साथ में इसका केल्विन आ जाएगा टेम्परेचर का, तो केल्विन से केल्विन कट गया, जूल पर मोल आंसर आ जाता। लेकिन आपको तो निकालना जूल पर मॉलिक्यूल, तो आपने इसको क्या किया, Na से डिवाइड कर दिया। किसको, ये वाले केस में इसको Na से डिवाइड कर दिया, तो R/Na किसके इक्वल होते हैं, K के इक्वल होते हैं। सो दैट्स द रीजन आई डायरेक्टली अप्लाइड दिस KT वाला फॉर्मूला, बिकॉज हमारे यूनिट्स फिर रहेंगे सही, हमारे जो हमें फाइनल आंसर है वो उसी यूनिट में मिल जाएगा। सो इफ यू विल सॉल्व दिस, इसको आप जब सॉल्व करोगे 150 पे, दिस इज 450 मल्टीप्लाई बाय 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो आप 450 को 128 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 621 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻23। बट ऐसा तो कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6.21 इंटू 10⁻⁻21। सो द आंसर विल बी जूल पर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्या होता है, पर मॉलिक्यूल हो जाता है, जूल पर मॉलिक्यूल। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वी हैव दिस एज जूल पर मॉलिक्यूल। क्योंकि देखो अगर आपको एग्जैक्टली करना है, आर के यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल ना, और उस पर Na के क्या हो गए, मोल इनवर्स, तो कैंसिल हो गया, तो जूल पर केल्विन बचा, तो जूल और केल्विन से ये वाला केल्विन कट हो गया। तो बाद में क्या होएगा, क्योंकि हमने मोल्स जितने के लिए था उससे डिवाइड कर दिया, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया, सो वी विल गेट द फाइनल आंसर फॉर पर मॉलिक्यूल। सो द आंसर विल बी जूल पर मॉलिक्यूल। डन। उसके बाद बस लास्ट ही क्वेश्चन बचता है फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से, कि इनमें से कौन सा वाला वो सॉल्यूशन है जो बफर नहीं है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है CH3CONH4, ये भी हमें पता है एक बफर की तरह एक्ट करता है। देन वी हैव CH3COH
CONA. So this is a weak acid salt of this weak acid with a strong base. This is a buffer. सी ऑप्शन में बोरेक्स और बोरिक एसिड दिया हुआ है, बोरिक एसिड और बोरेक्स दिया हुआ है. दिस डू नॉट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन. और लास्ट वाले में हमें दिया हुआ है NH4Cl प्लस NH4OH. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो NH4OH, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वीक बेस, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये भी एक बफर की तरह एक्ट करता है. तो दिस इज अ सॉल्यूशन विच डजंट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन. सो हमें यही बताना है कि इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट डज नॉट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पेपर. ओके, हाँ, दैट्स बिकॉज अदर क्वेश्चंस आर ऑफ फ्रॉम या तो ऑर्गेनिक के पार्ट के या इनऑर्गेनिक के, तो उसके वीडियोस के लिए भी आप चैनल पे दूसरी वीडियोस को चेक कर सकते हो उसके सॉल्यूशंस के लिए. दिस इज अ फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट ऑफ द मास्टर कैडर 3704 एग्जाम. ओके, सो दैट्स इट. बाकी इससे अगली वाली वीडियोस में जो बाकी पेपर्स है 2017 और 16 के, तो आप उनकी वीडियोस उनके सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.